हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, सब लोग मजे में होंगे। वेलकम बैक टू अवर चैनल नीट बायो हब। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, एंड इस चैप्टर में अभी तक हम लोग 4 पार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम लोग पढ़ चुके हैं बैक्टीरियल एंड वायरल डिजीज के बारे में, फिर फंगल, प्रोटोजोन, हेलमिंथिक डिजीज के बारे में, इम्यूनिटी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बारे में, एलर्जी के बारे में, वैक्सीन्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है। हमने देखा था कि भाई कैसे हमारे आसपास जो डिजीज कोजिंग पैथोजेंस प्रेजेंट है कॉन्स्टेंटली ट्राई कर रहे हैं हमारी बॉडी को अटैक करने का, डिजीज कोज करने का। एट द सेम टाइम हमारा इम्यून सिस्टम विदाउट रेस्ट 24/7 जो है हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, हमारे लिए लड़ रहा है डिजीज कोजिंग पैथोजेंस के साथ कि भाई वो इनको डिजीज ना करने दे, है ना। तो ये हमारी वीडियो का ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के लिए पार्ट 5। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ऑटो इम्यूनिटी के बारे में, ऑटो इम्यून डिजीज के बारे में, एड्स के बारे में, कैंसर के बारे में। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑटो इम्यूनिटी के बारे में। देखिए, हम लोगों ने बोला था कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है 24/7 जो है हमें डिसीज कोजिंग पैथोजन से बचाने की कोशिश कर रहा है ना। यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम की एक यूनिक प्रॉपर्टी थी, ये हमेशा जो है फॉरेन एंटीजन, जो बाहर से आने वाले पैथोजन जो डिजीज कोज कर रहे हैं, उनके कुछ सरफेस के प्रोटीन जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन स्टार्ट कराते हैं, जिनको हम लोग एंटीजन बोलते हैं, फॉरेन एंटीजन से जो है हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है हमारा इम्यून सिस्टम। बट हमारी खुद की सेल्स या फिर उनके प्रोटीन्स को है वो कभी भी अटैक नहीं करता। ये हमारे इम्यून सिस्टम की एक यूनिक प्रॉपर्टी। बट क्या हो कि ड्यू टू एनी जेनेटिक डिसऑर्डर्स और एनी अदर अननोन रीजंस हमारा इम्यून सिस्टम जो है पहचानना बंद कर दे सेल्फ और नॉन सेल्फ सरफेस प्रोटीन्स या फिर सेल्स, और खुद की सेल्स को अटैक करने लगे, है ना। तो हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ही खिलाफ काम करने लगे। उसको हम लोग बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसीज। कि भाई हमारे इम्यून सिस्टम की ना एक यूनिक प्रॉपर्टी थी। नॉर्मल जब हमारा इम्यून सिस्टम है तो उसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी है, ये हमेशा फॉरेन पैथोजेंस और एंटीजेंस को डिस्ट्रॉय करता है। डिस्ट्रॉय फॉरेन पैथोजन और एंटीजन बट नेवर अटैक आवर ओन सेल्स। बट क्या हो ड्यू टू एनी जेनेटिक डिसऑर्डर और कोई अननोन रीजन हमारा इम्यून सिस्टम थोड़ा सा पगला जाए और वो खुद की और बाहर की सेल में डिफरेंस करना भूल जाए, है ना। पहचानना भूल जाए कि भाई ये मेरी खुद की सेल है या फिर ये बाहर से आई हुई कोई फॉरेन एंटीजन या फिर फॉरेन सेल है ना। यानी कि समटाइम्स, हमेशा नहीं होता है, समटाइम्स ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो गया और एनी अननोन रीजन our immune system start attacking our own cells. our immune system ये जो है fails हो जाएगा to recognize self and non self, self and non self cells, and start attacking our body's own cells or destroying our body's own cells। उसको हम लोग बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी और ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यूनिटी और ऑटो इम्यून। कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास ऑटो इम्यून डिजीज के। फॉर एग्जांपल रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ग्रेविस डिजीज, मिस्थीनिया ग्रेविस, है ना। फॉर एग्जांपल हमारे पास है हमारा सबसे पहले रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में होता क्या है, साइनोवियल मेम्ब्रेन जो हमारे साइनोवियल जॉइंट्स उनका इन्फ्लेमेशन हो जाता है, एंड साइनोवियल फ्लूइड जो है वो बढ़ने लग जाता है, जिससे जो है प्रेशर आएगा। ठीक है। साइनोवियल फ्लूइड बढ़ने की वजह से साइनोवियल मेम्ब्रेन पे प्रेशर बढ़ेगा और पेन भी होने लगता है। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में हम लोग बोलते हैं कि भाई इन्फ्लेमेशन हुआ हमारे साइनोवियल जॉइंट की, साइनोवियल मेम्ब्रेन का, और पेन होगा। क्यों पेन होगा?
ड्यू टू increased synovial fluid putting pressure on our synovial membrane or synovial joint। ठीक है, ये हो गया रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में। भाई बाहर से बिना कोई पैथोजन आए मेरी बॉडी की इम्यून सेल्स ही वहां पर अटैक करना शुरू कर दे, जिससे कि हमारी साइनोवियल फ्लूइड जो है वो ज्यादा बनना शुरू हो गया, और वो जो बढ़ा हुआ साइनोवियल फ्लूइड है वो हमारे इन्फ्लेमेटेड साइनोवियल मेम्ब्रेन पे और ज्यादा प्रेशर डालने लगे और हमें पेन होने लगे। या फिर अगर मैं दूसरा एग्जांपल हो गया मेरे पास ग्रेविस डिजीज हो गया, हमारा मिस माइस्थीनिया ग्रेविस डिजीज हो गया। ये माइस्थीनिया ग्रेविस डिजीज में होता क्या है, हमारा ना एक न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइल कोलिन, उसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे, उसके अगेंस्ट ही एंटीबॉडीज बन जाती है उस रिसेप्टर के अगेंस्ट। तो माइस्थीनिया ग्रेविस की अगर हम लोग बात करें उसमें जो है एंटीबॉडीज बन जाती हैं इसके अगेंस्ट अगेंस्ट एसिटाइल कोलिन receptors on post-synaptic membrane। यानी कि किसी जेनेटिक या फिर किसी भी अननोन रीजन से हमारा इम्यून सिस्टम ने बचाने की जगह हमारी खुद की सेल्स को ही अटैक करने लगा। वो भूल गया कि यार ये मेरी खुद की सेल है, पहचान नहीं पा रहा है, उसको लग रहा है यार ये भी कुछ बाहर का हुआ तो, और वो अटैक करना शुरू कर दे रहा है। उसको हम बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी और ऑटो इम्यून डिजीज। इसमें हमने तीन एग्जाम्पल देखे, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ग्रेविस डिजीज, मिस्थेनिया ग्रेविस। उसके अलावा बहुत सारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होते हैं, जैसे विटिलिगो हो गया हमारे पास, एडिसन्स डिजीज हो गया, है ना। ये था ऑटो इम्यूनिटी के बारे में। नेक्स्ट है हमारे पास एड्स। एड्स की फुल फॉर्म की हम लोग बात करें तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड मतलब इट इज गेन्ड ड्यूरिंग आवर लाइफ टाइम, इट इज नॉट ए कंजेनाइटल डिजीज। इम्यूनो डेफिशिएंसी मतलब हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो कम हो गया है, डेफिशिएंट हो गया है, हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी हो गई, कुछ ऐसा हुआ है जिसके अंदर हमारी इम्यून सेल्स को भी अटैक किया गया है और वो वहां पर नंबर में कम हो गई, तो इम्यूनो डेफिशिएंसी हो गई है, इम्यून डेफिशिएंसी। ठीक है, सिंड्रोम का मतलब हमें बहुत सारे ग्रुप ऑफ सिम्टम्स यहाँ पे दिखाई देते। अगर मैं पॉजिटिव एजेंट्स की बात करूं, एड्स का पॉजिटिव एजेंट या फिर पैथोजन कौन है, वो है हमारे पास HIV, जिसको हम लोग फुल फॉर्म बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये रेट्रो वायरस ग्रुप के अंदर आता है, HIV वाला वायरस। सबसे पहले एड्स जो है वो 1981 में होमोसेक्सुअल्स में जो है रिपोर्ट किया गया था। तो एड्स जो है फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड इन फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड इन 1981 इन होमोसेक्सुअल्स। अगर मैं एड्स के वायरस के स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, जो हमारा HIV है उसके स्ट्रक्चर की मैं बात करूं, सबसे पहले तो इसके अंदर जो है हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड RNA प्रेजेंट है, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। ठीक है, उसके अराउंड अगर मैं कैप्सिड लेयर की बात करूं, इसमें हमारे पास कैप्सिड में ना दो लेयर है। ठीक है, सबसे अंदर की तरफ है हमारे पास हमारा P20, फिर उसके बाद है हमारा P70। ठीक है, ये हमारी कैप्सिड की लेयर्स है, यहाँ पर प्रोटीन की लेयर है P4 प्रोटीन। उसके बाहर जो है ये हम बोलते हैं एक एनवलप्ड वायरस है, एक एनवलप भी प्रेजेंट है जो कि एक लिपिड की बाई लेयर है, लिपिड बाई लेयर है और एनवलप। इसके अंदर हमारे पास कुछ एंजाइम्स भी प्रेजेंट है।
फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है यहाँ पर दो एंजाइम मिलते हैं, एक हो गया मेरा इंटीग्रेज और एक हो गया मेरे पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। दो आरएनए मॉलिक्यूल हैं तो दो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब जो इसका कैप्सिड वाला जो लेयर है, सॉरी, इसका जो एनवलप वाला लेयर है उसके ऊपर ना हमारे पास कुछ सरफेस प्रोटीन्स प्रेजेंट है, जिनमें से सबसे पहले है हमारे पास GP41। GP41, जीपी मतलब ग्लाइकोप्रोटीन। तो GP41 के ऊपर भी हम लोग को दिखाई देता है हमारा GP120। GP120, जीपी मतलब ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, उसके अलावा कुछ प्रोटीएज एंजाइम भी प्रेजेंट होते हैं इसके पास। ठीक है, तो ये हो गया एक बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। इसकी जब हम लोग पढ़ेंगे कि भाई ये कैसे सेल के अंदर एंटर करता है, कैसे कौन से सरफेस एंटीजन वाला पार्ट जो है ग्लाइकोप्रोटीन का हमारे कौन से रिसेप्टर के साथ कौन से सेल में बाइंड करता है, वो सब हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले अगर हम लोग सिंपल मोड ऑफ ट्रांसमिशन की अगर हम लोग इसमें बात करें तो देखिए, मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है इसमें हम लोग बोलते हैं कि भाई बॉडी फ्लूइड्स के कांटेक्ट में आना चाहिए, है ना। फॉर एग्जांपल हम लोग ट्रांसफ्यूजन कर दें, ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड, किसी HIV इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड हम लोग किसी हेल्दी इंडिविजुअल में ट्रांसफ्यूज कर दे, है ना। यूज ऑफ कंटेमिनेटेड नीडल्स, या फिर फॉर एग्जांपल रेजर्स हो गया, या फिर हम लोग ने रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी हम लोग पढ़ते हैं कि एड्स इज ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, यानी कि इट कैन बी ट्रांसफर्ड ड्यू टू सेक्सुअल इंटरकोर्स, यानी कि अनप्रोटेक्टेड sexual intercourse with infected person, with infected person और infected part, या फिर जो है HIV वाला वायरस जो है वो प्लेसेंटा को भी क्रॉस कर सकता है, यानी कि इन्फेक्टेड मदर से फीटस को भी जा सकता है थ्रू प्लेसेंटा, फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा। अब इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें, इंक्यूबेशन पीरियड जो है 6 मंथ से लेकर 10 ईयर्स तक हो सकता है। कई बार तो बहुत देर हो जाती है इसके पता लगने में, है ना, क्योंकि HIV का यानी कि एड्स का कोई भी ट्रीटमेंट तो हमारे पास अवेलेबल नहीं, कोई भी क्योर तो अवेलेबल नहीं है। दूसरा, एक तो इंक्यूबेशन पीरियड इतना लंबा है कि हम लोग कंट्रोल भी करना चाहे, ट्रीटमेंट वाले ही ना हो बट कंट्रोल भी करना चाहे तो भी बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, वायरस का नंबर टाइटर जो है हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ चुका होता है ना। सिम्टम्स में हम लोग बात करें, फीवर है, लथार्जी है, ऐसे थकान थकान सा महसूस होता है, फेरिंजाइटिस है, नोजिया है, हेडेक है, रैशेस है। एंड हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पर ना अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस भी बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है एंड पैथोजेंस बाकी तो बैठे ही हैं कोशिश में कि भाई इसका इम्यून सिस्टम से हम लोग जैसे जीत पाए डिजीज कर दे, तो अगर कोई और डिजीज हो रही है उसके भी सिम्टम्स दिखाई देंगे, है ना। डायग्नोसिस में हमारा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट ऐसे है, हमारा वेस्टर्न ब्लोटिंग टेस्ट है, जो हम लोग हमारी बायोटेक्नोलॉजी यूनिट में और डिटेल में पढ़ते हैं। ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं तो कोई भी क्योर जो है हमारे पास नहीं है, बट यूज ऑफ सम ड्रग्स कैन प्रोलॉन्ग लाइफ, यूज ऑफ सम ड्रग्स कैन प्रोलॉन्ग लाइफ
पेशेंट। कोई भी एक पर्टिकुलर क्योर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर हम लोग अलग अलग ड्रग्स जो हमारे पास अवेलेबल भी है रेट्रोवायरस के अगेंस्ट, उससे हम लोग पेशेंट की लाइफ इंक्रीज कर सकते हैं, इनएविटेबल को थोड़ा सा लंबा खींच सकते हैं, बट उसको क्योर नहीं कर सकते। ठीक है, फिर चलते हैं हम लोग इसकी लाइफ साइकिल पर। देखिए, अगर मैं लाइफ साइकिल की बात करूं तो हमारी बॉडी में आने के बाद वायरस जो है एंटर करता है और अटैक करता है हमारी मैक्रोफेजेस और टी हेल्पर सेल्स को, है ना। कि भाई वायरस जो है एंटरिंग आवर बॉडी, यानी किसी भी पर्सन की बॉडी में वायरस जो है एंटर्स करेगा और अटैक करेगा मैक्रोफेजेस को या फिर टी हेल्पर सेल्स को, कि भाई वो नए वायरस बनाए। मैक्रोफेजेस जो है प्रोड्यूस करती रहेगी वायरस को इन सच ए वे, दे आर आल्सो कॉल्ड एज एचआईवी फैक्ट्री। देखिए, हमने किसको बोला है एचआईवी फैक्ट्री? हमने बोला है मैक्रोफेजेस। देखो, हम लोगों ने बोला कि भाई हमारे पास ना दो सेल्स को ये मेजरली अटैक करता है, हमारी मैक्रोफेजेस को और टी हेल्पर सेल्स को। अगर मुझे उनमें से एक को अगर मुझे बोलना है एचआईवी फैक्ट्री, तो मैं मैक्रोफेजेस को बोल रहा हूँ हमारी एचआईवी की फैक्ट्री। हमारी बॉडी में नए नए एचआईवी के पैथोजन जो है मैक्रोफेजेस में बनते रहे। साइमल्टेनियसली हमने बोला मैक्रोफेजेस को अटैक करता है, टी हेल्पर सेल्स को अटैक करता है। ठीक है भाई, मैक्रोफेजेस तो एचआईवी फैक्ट्री हो गई हमारी, इसने हमारी टी हेल्पर सेल्स को भी अटैक किया, टी हेल्पर सेल्स को भी अटैक किया। अब टी हेल्पर सेल्स भी प्रोजेनी प्रोड्यूस करती रहेगी और उनका नंबर भी जो है, काउंट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। कितना? नॉर्मली जो है ये 1200, जो है 1200 मिलीलीटर क्यूब हमारे पास होता है। यानी कि ये नॉर्मली हमारे पास 1200 पर मिलीलीटर क्यूब हमारे पास प्रेजेंट होता है, और ये डिक्रीज होकर हमारे पास आ जाएगा 200 मिलीलीटर पर मिलीलीटर क्यूब में। 200 टीएच हेल्पर सेल्स नियरली हमारे पास बचती है ब्लड के अंदर, यानी कि उसका नंबर जो है बहुत कम। फिर हमने बोला था कि भाई अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन तो होते ही हैं, वो तो हम लोग देखेंगे। अगर मैं इसकी लाइफ साइकिल की बात करूं तो देखिए, मान लीजिए ये मेरे पास मेरी एक टी हेल्पर सेल है। अब जो हमारी टी हेल्पर सेल्स है उस पर कुछ सरफेस रिसेप्टर्स और प्रोटीन्स प्रेजेंट है, जिनको मैं बोलता हूँ CD4। CD मतलब क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन। CD मतलब क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन। CD का फुल फॉर्म हम लोगों ने देख लिया, क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन। CD4 रिसेप्टर प्रेजेंट है हमारी TH सेल्स के ऊपर। उसके ऊपर मेरा वायरस आया, एंड वायरस पे भी हमारा जो GP120 था, जो ग्लाइकोप्रोटीन 120 था, वो अटैच हो जाएगा CD4 के ऊपर। तो GP120 बाइंड हुआ CD4 पे, क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन 4 हो गया, जो हमारा सेल सरफेस रिसेप्टर है यहाँ पर TH हेल्पर सेल्स के साथ। एंड ये अपना सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जो है अंदर डाल देगा। वायरल आरएनए जो है इसने इंट्रोड्यूस कर दिया हमारी सेल के अंदर। अब सेल के अंदर जाने के बाद ये करेगा क्या कि देखो यार, मेरी सेल्स में, मेरे न्यूक्लियस में तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट है। ये अगर न्यूक्लियस है मेरी सेल का, इसके अंदर तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट है, और ये तो आरएनए है। याद है हम लोगों ने बोला था इसके पास एक एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, वो करेगा प्रोसेस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जिससे ये अपना बना लेगा एक कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। अब एक कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जो है ये भी सिंगल स्ट्रैंडेड है। अब ये क्या करेगा, अपने आप को डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बना लेगा। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हम लोगों ने बनाया, डबल स्ट्रैंडेड
डीएनए बनाया। अब ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है होस्ट के जीनोम में, यानी कि जो हमारे यहाँ पर सेल्स हैं, टी हेल्पर सेल्स, उसके डीएनए में जाके इंटीग्रेट हो जाएगा, इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। वायरल डीएनए incorporates into host genome, एंड यहाँ पर जो है एक एंजाइम यूज होगा जो इसके पास खुद भी था, हम लोगों ने पढ़ा था, इंटीग्रेज एंजाइम। एंड जो ये हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस का बना है, ये होस्ट डीएनए में जाकर जो है हमारे पास इनकॉर्पोरेट हो गया। अब जब जब मेरा सेल है अपना डीएनए से आरएनए बनाएगा, यहाँ पर इसका वायरस वाले डीएनए का भी नया वायरल आरएनए बनेगा, प्रोड्यूस्ड बाय इन्फेक्टेड सेल। आरएनए से बनेंगे प्रोटीन्स एंड अल्टीमेटली न्यू वायरस बनेंगे। न्यू वायरस जो है इस इन्फेक्टेड सेल से बाहर और जाकर किसी और सेल को, जो टी हेल्पर सेल है, मैक्रोफेजेस है, उनको अटैक करे। देखिए यहाँ पे एक चीज हम लोगों को याद रखनी है, इन्फेक्टेड सेल जो है सरवाइव कर सकती है जब वायरस जो है रेप्लिकेट और रिलीज हो रहा है। जरूरी नहीं कि हर बार उनको मारा जा रहा है। तो हम लोगों को यहाँ पर एक चीज याद रखनी है कि जो हमारी इन्फेक्टेड सेल्स हैं, इन्फेक्टेड सेल्स कैन सर्वाइव while viruses are replicated and released. While viruses are being replicated एंड रिलीज, ये स्पेसिफिक लाइन नोट डाल के हमारी एनसीईआरटी में जो फिगर है 8.6 रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस, वहां पर डायग्राम के नीचे लिखा हुआ है इन्फेक्टेड सेल कैन सर्वाइव व्हाइल वायरस आर बीइंग रेप्लिकेटेड एंड रिलीज। तो जरूरी नहीं हर बार उनको मार दिया जा रहा है। एंड एट द सेम टाइम हम लोगों ने बोले थे कि कुछ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, क्योंकि इम्यून सिस्टम वीक हो गया है, हमारे टीएच सेल्स जो है वो कम हो गए हैं। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस हो सकते हैं जैसे कि टोक्सोप्लाज्मा, या फिर कोई फंगल इन्फेक्शन एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे पैथोजन जो कोशिश में ही बैठे हैं, इंतजार में ही बैठे हैं कि भाई कैंसर हो गया। एंड समटाइम्स तो हमें जो है यहाँ पर एक कैंसर भी देखने को मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैपोसी सार्कोमा। कैपोसी सार्कोमा हम लोग बोलते हैं कैंसर और ट्यूमर ऑफ, कैंसर और ट्यूमर ऑफ एंडोथेलियल सेल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। एंडोथेलियल सेल्स ऑफ ब्लड वेसल्स में डेवलप, जरूरी नहीं कि हर बार, हमने बोला में डेवलप। ये था हमारा एड्स के बारे में। ठीक है, तो हम लोगों ने एड्स के बारे में पढ़ा। तो उसके बाद आ जाता है कि भाई इसका कोई ट्रीटमेंट तो है नहीं, क्योर तो है नहीं, तो हम लोग बोलते हैं कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। इवन हमारे जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, WHO है, उसने भी बहुत सारे प्रोग्राम स्टार्ट किए कि HIV इन्फेक्शन को प्रिवेंट किया जा सके। जैसे कि ब्लड बैंक्स में ब्लड को जो है उसको सेफ बनाना फ्रॉम HIV, कि भाई कोई भी ब्लड अगर स्टोर किया जा रहा है, लिया जा रहा है, तो उसको सबसे पहले HIV के लिए टेस्ट किया जाए। यूज ऑफ डिस्पोजेबल नीडल्स एंड सिरिंज, की भाई यूज एंड थ्रो, उसको दोबारा यूज ही नहीं करना है, कि चांसेस कम हो कंटेमिनेटेड नीडल किसी हेल्दी इंडिविजुअल पे यूज किए जाने के। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डम्स, एडवोकेटिंग सेफ सेक्स एंड प्रमोटिंग रेगुलर चेकअप फॉर HIV इन ससेप्टेबल पॉपुलेशन, की भाई जहाँ पर आपको लग रहा है कि भाई HIV के रिस्क ज़्यादा है, उनको बताना हेल्थ रिस्क के बारे में, कि भाई यूज ऑफ कॉन्डम्स, कि भाई टाइम टू टाइम चेकअप कराओ, ड्रग अब्यूज को कंट्रोल करना। WHO ने ना बहुत सारे प्रोग्राम स्टार्ट किए। अब उस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैंसर। देखिए कैंसर क्या है, कोई भी एबनॉर्मल और अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स जो है वो शुरू हो जाता है हमारी बॉडी में। भाई देखिए हमारी सेल्स का जो डिवीजन है ना, वो बहुत कंट्रोल्ड होता है कि भाई कितना डिवाइड करना है, कितना नंबर बनाना है। कैंसर में जो है अनकंट्रोल हो जाता है, हम लोग उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, एबनॉर्मल हो जाता है, थोड़ा सेल्स ना डिवाइड करती रहती है, पगला जाती है। और जब सेल्स किसी भी टिश्यू में डिवाइड कर रही है तो सराउंडिंग टिश्यू को इन्वेड करने लगती है, डिस्ट्रॉय करने लगती है। हम लोग बोल रहे हैं कि कैंसर क्या है, abnormal and uncontrolled division of cells।
and uncontrolled division of cells हैं जो कि हमारा सराउंडिंग टिश्यू को इन्वेड एंड डिस्ट्रॉय करने लगती है। सराउंडिंग टिश्यू यानी कि सेल्स जो है थोड़ी सी पगला गई हैं, वो यहाँ पर अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स हम लोगों को देखने को मिलता है बिना किसी डिफरेंशिएशन के। बाद उनको कुछ दिखाई नहीं देता, बोलते बस हम तो डिवाइड करें, है ना। यानी कि अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स हो गया है विदाउट डिफरेंशिएशन। अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स विदाउट डिफरेंशिएशन। अब कैंसर को जो है हम लोग वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट और ड्रेडेड डिजीज बोलते हैं, क्योंकि इससे वर्ल्ड वाइड जो है बहुत सारी डिजीज होती है। तो ये जो है वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडेड यानी कि डेडलीस्ट डिजीज है। क्यों? क्योंकि इट कॉज मैनी डेथ्स वर्ल्ड वाइड, मैनी डेथ्स वर्ल्ड वाइड। हमारे पास अभी भी कैंसर का कोई एकदम अच्छा सा बढ़िया सा 100% वाला इलाज अवेलेबल नहीं है। एंड कैंसर जो है एक नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है, यानी कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसको छूने से उनके साथ बैठने से जो है कैंसर नहीं फैलता है। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है। किसी भी डिजीज कोजिंग पैथोजन हमारे पास हम लोग अलग ना वायरस पढ़ते हैं जो कि कैन बी ए कोज फॉर कैंसर, कि भाई वो जो है हमारी सेल्स में कुछ ऐसा म्यूटेशन करा दे रहे हैं जिनके पास कुछ ऐसे जीन्स है जिनको बोलते हैं फॉर एग्जांपल वायरस में वायरल हो कुछ जीन्स जो कि कैंसर स्टार्ट करा सकते हैं। बट अल्टीमेटली कैंसर क्या है? कैंसर हमारी ही सेल्स हैं जो कि थोड़ी सी एबनॉर्मल हो गई हैं, वहां पर हम लोग डिवीजन ऑफ सेल्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अब कैंसर सेल्स की ना कुछ प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहले प्रॉपर्टी तो वही हो गई अनकंट्रोल्ड वाला, अनकंट्रोल्ड एंड अनरेगुलेटेड सेल डिवीजन। हम सेल डिवीजन को यहाँ पे कंट्रोल और रेगुलेट नहीं कर पा रहे। दूसरा, कैंसर सेल्स जो है वो लॉस्ट कर देती हैं प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टेक्ट इनहिबिशन। लॉस्ट प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टेक्ट इनहिबिशन। कॉन्टेक्ट इनहिबिशन क्या होता है? हमारी नॉर्मल सेल्स जो है जो डिवाइड कर रही है वो जैसे ही अपनी नेबरिंग सेल के कांटेक्ट में आती है वो डिवाइड करना स्टॉप कर देती है कि भाई ठीक है हमें यहीं तक डिवाइड करना था, वो स्टॉप कर देती है। कि भाई नॉर्मली कॉन्टेक्ट इनहिबिशन क्या होता है कि भाई नॉर्मल सेल्स जो है stops dividing when comes in contact with neighbor cell, when comes in contact with neighbor cells। मैं फॉर एग्जांपल एक एरिया बना लेता हूँ, यहाँ पर मेरी कुछ सेल्स हैं और वहां पर बीच में लगा कट और मुझे चाहिए यहाँ पर नई सेल्स। अब नॉर्मली जब बॉडी जो है सेल वहां पर डिवाइड करेगी, जो नॉर्मल सेल्स है वो डिवाइड करेंगी तो ऐसे बढ़ती जाएंगी और जैसे ही वो अपनी साइड वाली सेल के कांटेक्ट में आई नॉर्मली वो स्टॉप कर देंगी डिवाइड करना। इसको हम बोलते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन, कि भाई नॉर्मल सेल्स अपनी नेबरिंग सेल के कांटेक्ट में तो उन्होंने डिवाइड करना बंद कर। बट जो कैंसर सेल्स हैं हमारी वो डिवाइड करेंगी, करते रहेंगी करते रहेंगी करते रहेंगी करते रहेंगी करते रहेंगी और एक मास ऑफ सेल जो हमें वहां पर देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं ट्यूमर। यानी कि कैंसर सेल्स ने कॉन्टेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी को लॉस्ट कर दिया है। तीसरा हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टी कि भाई कैंसर सेल्स आर इमोर्टल। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो हमारा नेचुरल सेल डेथ होता है कि भाई सेल जो है वहां पर डैमेज हो रहा है बियॉन्ड रिपेयर, तो सेल जो है अपोप्टोसिस कर लेती है, वो भी एब्सेंट होता है। हम लोग बोलते हैं कि कैंसर सेल्स आर अपोप्टोसिस। साथ में कैंसर सेल्स की ना एक और प्रॉपर्टी है कि भाई कैंसर सेल्स जो है वो एक जगह से दूसरी डिस्टेंट साइट पर जो है मूव कर सकती है विद द हेल्प ऑफ बॉडी फ्लूइड, जैसे कि ब्लड हो गया। कि भाई उसको हम उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं मेटास्टेसिस। कि भाई ये वो प्रॉपर्टी ऑफ कैंसर सेल्स है टू स्प्रेड फ्रॉम वन लोकेशन टू distant sites
अलग अलग टिश्यूज और ऑर्गन में with the help of body fluids like blood एंड एक नया ट्यूमर बना देंगी वो नई लोकेशन पे जाके इन टर्म्स ऑफ सेकेंडरी ट्यूमर। कि भाई यहाँ पर मेरा एक पहले एक ट्यूमर बना हुआ है जिसको हम लोगों ने बोला प्राइमरी ट्यूमर। यहाँ पर ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन हुआ एंड जो ये खराब वाली सेल थी ये ब्लड की हेल्प से जो है दूसरी लोकेशन पर पहुंची और वहां पर भी उन्होंने एक ट्यूमर बना दिया जिसको हम लोग बोल रहे हैं सेकेंडरी ट्यूमर। एंड दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड वेसल्स इसको हम लोग बोलते हैं एंजियोजेनेसिस। कि भाई एंजियोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। कि भाई जहां पर हमारी खराब सेल्स थी जो एक ही लोकेशन पे थी वहां पर नई ब्लड वेसल्स बनी यानी कि ब्लड वहां पर पहुंचा और उस ब्लड में वो जो खराब सेल अंदर एंटर करी और ब्लड की हेल्प से दूसरे किसी टिश्यू या ऑर्गन में पहुंची और वहां पर भी ट्यूमर बना दिया। इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं मेटास्टेसिस। देखिए ट्यूमर ना हमारे पास दो टाइप, एक होता है बेनाइन और मेलिग्नेंट ट्यूमर, सॉरी बेनाइन एंड नॉन मेलिग्नेंट ट्यूमर, दूसरा होता है मेलिग्नेंट। बेनाइन एंड मेलिग्नेंट ट्यूमर हम लोग उस मास ऑफ सेल को बोलते हैं दैट इज लोकलाइज्ड टू ए प्लेस। कि भाई वो सिर्फ एक ही जगह पे है दूसरी जगहों पर नहीं फैल रहा है यानी कि वो नॉन कैंसरस ट्यूमर है जिसको हम लोग मेडिसिन की हेल्प से या सर्जरी की हेल्प से रिमूव कर सकते हैं। मेलिग्नेंट ट्यूमर हम उसको बोलते हैं वो मास ऑफ सेल्स that has potential to move from one side to another side, that has potential to move from one place to another यानी कि वो मेटास्टेसिस वाली प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं। उनको हम लोग बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर आर कैंसर्स। ठीक है, ये हो गया टाइप ऑफ ट्यूमर के बारे में। अब हमारी बॉडी में ना कुछ जीन्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सेलुलर ऑन्कोजीन्स के बारे में। सेलुलर ऑन्कोजीन्स इनको हम लोग सी ऑन्कोजीन्स या फिर प्रोटो ऑन्कोजीन्स भी बोलते हैं। ये जो है हमारे नॉर्मल जीन्स हैं, प्रेजेंट है हर एक इंडिविजुअल में, that controls cell growth, cell division and cell differentiation। and किसी भी रीजन से जो हमारे सेलुलर ऑर्गोजीन जो नॉर्मली सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन को कंट्रोल करते हैं ये खराब हो गए तो ये बन जाएंगे ऑन्कोजीन्स। ऑन्कोजीन्स यानी कि कैंसर कोजिंग जीन्स। कि भाई वैसे तो ये हमारे नॉर्मल जीन्स हैं जो कंट्रोल कर रहे हैं हमारे सेल ग्रोथ को, सेल डिवीजन को, हमारे सेल डिफरेंशिएशन को। बट ड्यू टू एनी कैंसर कोजिंग एजेंट जिनको हम लोग बोलते हैं कार्सिनोजेंस, कार्सिनोजेंस की वजह से ये बन जाए ऑन्कोजिन। कार्सिनोजेंस ये बन जाए ऑन्कोजीन्स यानी कि कैंसर कोजिंग जीन्स, इनके अंदर कुछ खराबी आ गई। ठीक है, और अब जो है ये सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन, सेल डिफरेंशिएशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। ऐसे ही हमारे पास बॉडी में हमारे एक और जीन्स होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। अब ट्यूमर सप्रेसर जीन्स करते क्या है, ये चेक पॉइंट की तरह काम करते हैं। जो हमारी सेल साइकिल में अलग अलग फेजेस हम लोग पढ़ते हैं G1, S, G2 एंड M, वहां पे हम लोग कुछ चेक पॉइंट्स पढ़ते हैं जो कि चेक करता है कि भाई प्रीवियस फेज में जो काम दिया गया था सेल को वो ठीक है या नहीं। ठीक है, अगर वो ठीक नहीं है तो बोले इसको आगे नहीं बढ़ने देना, इसको निकालो, इसको खत्म, है ना। अगर क्या हो कि ये ट्यूमर सप्रेसर जीन जो हमारे चेक पॉइंट्स हैं, जो हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं जो चेक कर रहे हैं कि भाई रूल फॉलो किए गए या नहीं, यही करप्ट हो जाए, यही खराब हो जाए, है ना, तो ये जो है हमारे पास कैंसर कोज कर सकते हैं। यानी कि नॉर्मली जो है ये काम करते हैं, एक्ट्स एज चेक पॉइंट्स। कहाँ पर, हमारे जो सेल साइकिल में अलग अलग चेक पॉइंट होते हैं बिटवीन G1 फेज, S फेज, G2 फेज एंड M फेज।
ठीक है। अब किसी भी रीजन से अगर ये ट्यूमर सप्रेसर जीन एबनॉर्मल हो गए, ये चेक नहीं कर पा रहे हैं कि भाई वो सेल खराब है तो उसको बाहर निकालना है, और जो है वो डिवीजन को आगे चली जाए, वो खराब सेल्स आगे डिवीजन को चली जाए, अगर ये जीन्स खराब हो गए यानी कि म्यूटेटेड हो गए, तो दे कैन कोज, यानी कि मैं बोलूँ कि वहां पर कैंसर हो सकता है, मेन कैंसर। ठीक है, यानी कि भाई पुलिस वाले अगर खराब हो गए तो रूल्स ना फॉलो करने वाले लोग आगे बढ़ते जाएंगे, यही करप्ट हो गए तो आगे जाके कुछ ना कुछ एक्सीडेंट होगा, क्योंकि हमारे लिए यहाँ पर वो एक्सीडेंट है कैंसर। ठीक है, ये हो गए हमारे बॉडी में प्रेजेंट कुछ जीन्स के बारे में दैट कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर। अब हम लोगों ने एक वर्ड पढ़ा था बीच में, कार्सिनोजन। कार्सिनोजन, कार्सिनोजन क्या है, बोल रहे हैं कार्सिनोजन जो है वो एजेंट्स हैं दैट कैन कोज कैंसर, उनको हम लोग एजेंट्स को बोलते हैं कार्सिनोजेंस, यानी कि वो एजेंट जो कैंसर कोज करते हैं उनको हम बोलते हैं कार्सिनोजेंस। अब कार्सिनोजन जो है फिजिकल एजेंट्स भी हो सकते हैं, केमिकल भी हो सकते हैं, बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं। अब फिजिकल में हमारी रेडिएशंस हो गई, लाइक हमारी एक्स रे, हमारी गामा रेज, जिनको हम लोग जो है आयोनाइजिंग रेज बोलते हैं, या फिर हमारी कुछ नॉन आयोनाइजिंग रेज जैसे कि यूवी रेज हो गई, जो कि नॉन आयोनाइजिंग। केमिकल एजेंट्स लाइक टोबैको, मस्टर्ड गैस, एक्सेट्रा। बायोलॉजिकल एजेंट्स में कुछ वायरसेस हो गए, लाइक हमारा ह्यूमन पेपिलोमा वायरस हो गया फॉर एग्जांपल, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो हमारा एचपीवी है, हमारा एप्स्टीन बार वायरस, हमारा हेपेटाइटिस बी वायरस हो गया। These virus contains viral oncogenes, यानी कि कैंसर कोजिंग जीन जो कि कैंसर करवा सकते हैं। ये हो गए हमारे कुछ कोजेज ऑफ कैंसर कि भाई वो एजेंट जो कैंसर करवा रहे हैं, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल, उनको हम लोग बोलते हैं कार्सिनोजन। अगर हम लोग डायग्नोसिस की बात करें, सबसे पहले आता है हमारे पास बायोप्सी और हिस्टोपैथोलॉजिस्ट। बायोप्सी का मतलब क्या है, हम लोग जो हमारे टिश्यू जो सस्पेक्टेड है कैंसर के लिए, उसका फाइन सेक्शन बनाया एंड उसको माइक्रोस्कोप में पढ़ा, यानी कि स्टडी ऑफ टिश्यू को हम लोग बोलते हैं हिस्टोपैथोलॉजी। ठीक है, यानी कि हम लोगों ने फाइन सेक्शन बनाया ऑफ सस्पेक्टेड टिश्यू, सस्पेक्टेड किस चीज का, कैंसरस का होने का सस्पेक्शन जिसके ऊपर है, एंड हम लोगों ने उसको माइक्रोस्कोप के अंदर, माइक्रोस्कोपिक से स्टडी किया, जिसको स्टडी ऑफ टिश्यू को हम लोग बोलते हैं हिस्टोपैथोलॉजी। या फिर ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट कर सकते हैं, यूजुअली हम लोग परफॉर्म करते हैं इन केस ऑफ ल्यूकीमिया, यूजुअली परफॉर्म्ड इन केस ऑफ हमारा ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया यानी कि हमारा ब्लड कैंसर। या फिर रेडियोग्राफी कर सकते हैं कि भाई हम लोग एक्सरे यूज कर सकते हैं कि भाई 2D इमेज बना सकते हैं किसी इंटरनल ऑर्गन का, वहां से हम लोग जो है डायग्नोस कर सकते हैं कैंसर का। सीटी स्कैन जिसको हम लोग कंप्यूटेड टोमोग्राफी भी बोलते हैं, वहां पे हम लोग एक्स रेज को यूज करते हैं 3D इमेज बनाने के लिए इंटरनल ऑर्गन्स का। एमआरआई हो गया, जहाँ पे हम लोग स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को यूज करते हैं टू ऑब्टेन 3D इमेज ऑफ कैंसर, सॉरी इंटरनल ऑर्गन्स, कैंसर के डायग्नोसिस के लिए। एंड इसको जो है एमआरआई को हम लोग जो है सेफेस्ट टेक्निक भी बोलते हैं, क्योंकि एक तो ये नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन यूज कर रहा है, ज्यादातर आयोनाइजिंग रेडिएशन जैसे हम लोगों ने फिजिकल एजेंट्स में हम लोगों ने एक्सरे पढ़ा था कि वो खुद कैन बी ए कोज ऑफ कैंसर, तो जो हमारा एमआरआई जो है वो एक सेफेस्ट टेक्निक है कंपैरिजन टू अदर, क्योंकि ये जो है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस को यूज कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड्स।
या फिर हम लोग एंटीबॉडी टेस्ट कर सकते हैं कि भाई कैंसरस सेल्स जो है कुछ डिफरेंट प्रोटीन्स एक्सप्रेस करती है जिनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना सकती है हमारी बॉडी। एंड हम लोग देख सकते हैं कि अगर वो एंटीबॉडी हमारे ब्लड में है यानी कि वो डिफरेंट प्रोटीन्स प्रेजेंट है, यानी कि कैंसर कैन बी, है ना। या फिर हम लोग बोलते हैं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ जीन को हम लोग प्री डायग्नोसिस ऑफ कैंसर में भी यूज कर सकते हैं कि कुछ जीन्स हमारी डीएनए में ऐसे हैं कि जो प्रेजेंट है तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है ना। डायग्नोसिस में हम लोग इसको बोलते हैं प्री डायग्नोसिस की भाई होने से पहले ही हम लोग जो है उसकी प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं कि भाई वहां पर चांसेस ज्यादा है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ जीन जो है हम लोग एज ए प्री डायग्नोसिस ऑफ कैंसर भी यूज कर सकते हैं। अगर हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर की बात करें तो हम लोग जो है ट्यूमर का सर्जिकल रिमूवल कर सकते हैं भाई। सर्जिकल रिमूवल ऑफ ट्यूमर्स हो गया हमारा। रेडिएशंस यूज करी जा सकती हैं जैसे कि गामा रेज, रेडिएशंस लाइक गामा रेज। एंड जो गामा रेज है उनको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि स्पेसिफिकली हम ट्यूमर सेल्स जो है हमारे उनको टारगेट किया जाए कि भाई हम लोग ट्राई करें कि भाई जो हमारी नेबरिंग जो हेल्दी सेल्स है उनको प्रोटेक्ट किया जा सकते है ना। तो रेडिएशंस लाइक गामा रेज आर यूज्ड स्पेसिफिकली टू टारगेट ट्यूमर सेल्स व्हाइल ट्राइंग टू प्रोटेक्ट नेबर सेल्स। इसको हम लोग बोलते हैं रेडियोथेरेपी, यूज्ड टू टारगेट ट्यूमर सेल्स। कीमोथेरेपी हो गया जिसमें हम लोग अलग अलग ड्रग्स या फिर मैं बोलूँ मेडिसिन और केमिकल्स जो हैं उनको हम लोग यूज कर रहे हैं फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट, जैसे कि हमारा विनब्लास्टिन हो गया जो बायोकेमिकल्स में हम लोग पढ़ते हैं। और भी बहुत सारे ड्रग्स मेडिसिन एंड केमिकल्स अवेलेबल हैं जो कि पेशेंट्स को दिए जा सकते हैं एज ए कीमोथेरेपी, है। कीमोथेरेपी के ना बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी हैं जैसे कि हेयर लॉस हो गया, एनीमिया हो गया, वेट लॉस हो गया एक्सेट्रा। इम्यूनोथेरेपी भी यूज की जा सकती है। कुछ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स लाइक हम लोग बोलते हैं कि भाई बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स लाइक अल्फा इंटरफेरोन्स को यूज करना पेशेंट्स के ऊपर टू एक्टिवेट इम्यून सेल्स, एक्टिवेट इम्यून सेल्स लाइक हमारी नेचुरल किलर सेल्स हो गई कि भाई जाओ टारगेट करो ट्यूमर सेल्स को और उनको खत्म करो। ठीक है, हम लोग कुछ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर हो गए जैसे हमारे अल्फा इंटरफेरेंस उनको यूज कर रहे हैं हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारे इम्यून सेल्स को लाइक एनके सेल्स को, नेचुरल किलर सेल्स को एक्टिवेट करने के लिए जाओ भाई जाकर टारगेट सेल्स जो है हमारे ट्यूमर सेल्स है उनको टारगेट करो। हम लोग जो है कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट्स यूज कर सकते हैं किसी भी पेशेंट को ट्रीट करने के लिए कैंसर में। So this was about cancer. So thank you so much. Thank you for watching the video. Please like, subscribe and share. And हमारी क्लास जो नोट्स हैं वो आपका हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में हम लोग डाल देंगे। एंड इफ यू नीड वेल डिटेल्ड नोट्स फॉर दिस चैप्टर वो आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे जिसका लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।